आज की कहानी किसी ताज की नहीं है, किसी सत्ता या हथियार की भी नहीं। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके हाथ में लाठी नहीं थी, सच था, जिसके पास सेना नहीं, साहस था। आज हम चंपारण सत्याग्रह की गहराई में उतर रहे हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वो अहम मोड़ जहां से संघर्ष को एक कह सकते हैं नई आत्मा मिली। और इस चर्चा का आधार है सोल ऑफ रेजिस्टेंस, द चंपारण सत्याग्रह से लिए गए कुछ अहम अंश। बिल्कुल, और इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सन 1917 के चंपारण में वो सिर्फ एक जिला नहीं था, वो किसानों के शोषण का एक जीता जागता केंद्र था। स्रोतों में इसका जिक्र है कि जमीन नील की खेती से नीली नहीं थी, बल्कि किसानों के पसीने, खून और आंसुओं से सनी हुई थी। और इसी शोषण की जड़ में थी एक प्रथा, तिनकठिया प्रथा। हाँ, तिनकठिया प्रथा। यह सिर्फ एक कानून नहीं था, ये किसानों की जिंदगी पर अंग्रेजों का लगाया हुआ एक स्थायी ग्रहण था। तिनकठिया, ये शब्द सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका असर उतना ही टेढ़ा था, है ना? बहुत ज्यादा। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। इसका मतलब क्या था, मतलब किसानों के लिए? इसका सीधा सा मतलब था कि हर किसान को अपनी जमीन के सबसे उपजाऊ 3 कट्ठे हिस्से पर, मतलब लगभग 15% जमीन पर, सबसे उपजाऊ हिस्से पर। हाँ, सबसे उपजाऊ हिस्से पर अंग्रेजों के कहने पर जबरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी। कोई चारा नहीं था। और फसल का क्या होता था, मतलब मुनाफा, नुकसान? सारा मुनाफा अंग्रेज बागान मालिकों का और नुकसान सिर्फ किसान का। फसल अच्छी हो या खराब, किसान कर्ज के बोझ तले दबता ही सका था। स्रोत बताते हैं कि डर का माहौल इतना गहरा था कि कोई आवाज उठाने की हिम्मत तक नहीं करता था। तो एक तरह की घुटन थी जहां सांस लेना भी बगावत लगता था। सही कहा आपने, बिल्कुल वैसी ही घुटन। तो जब सब कुछ इतना निराशाजनक था, तो ये बदलाव शुरू कहां से हुआ? आखिर कोई तो पहला इंसान होगा जिसने कहा होगा, बस अब और नहीं। वो इंसान थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल? हाँ, और स्रोतों में साफ लिखा है कि वो कोई पढ़े लिखे या ताकतवर इंसान नहीं थे। वो चंपारण के ही एक आम किसान थे जो खुद इस जुल्म के शिकार थे। लेकिन उनमें कुछ तो अलग रहा होगा। फर्क बस ये था कि जहां बाकी लोग इसे अपनी किस्मत मान चुके थे, उनके सीने में अन्याय के खिलाफ एक आग जल रही थी। और वो आग सिर्फ अपने लिए नहीं थी, वो अपने आसपास के हजारों किसानों की बेबसी देख रहे थे। तो उनकी लड़ाई व्यक्तिगत से ज्यादा सामूहिक थी। बिल्कुल, और यही बात उन्हें खास बनाती है। और इसी आग को लेकर उन्होंने एक ऐसे इंसान को ढूंढना शुरू किया जिनका नाम उन्होंने बस सुना ही था, महात्मा गांधी। हाँ, जो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और भारत में अपनी पहचान बना रहे थे। और ये कोई आसान सफर नहीं था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का महीनों तक पीछा किया। महीनों तक? जी, वो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उनसे मिले, लेकिन गांधी जी ने उन्हें टाल दिया। वो चंपारण के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे उस वक्त। लेकिन शुक्ल जी ने हार नहीं मानी। स्रोत कहता है किसान का दर्द टलने वाला नहीं था। वो गांधी जी के पीछे पीछे कानपुर गए, फिर उनके अहमदाबाद के आश्रम तक पहुंच गए। बस एक ही रट लगाए हुए थे, आपको चंपारण चलना ही होगा। ये जिद तो कमाल की है ना? आखिरकार गांधी जी को उनकी आंखों में वो पीड़ा, वो सच्चाई दिखी। उन्होंने बाद में लिखा भी कि उस अनपढ़ लेकिन दृढ़ निश्चयी किसान की लगन ने उन्हें चंपारण आने पर मजबूर कर दिया। और फिर गांधी जी मान गए। हाँ, आखिरकार उन्होंने कहा, ठीक है, मैं कलकत्ता जा रहा हूं, वहां आके मुझे ले जाना। और ये बहुत बहुत बड़ी बात थी। क्यों? मतलब ये इतना अहम क्यों था? अहम इसलिए था क्योंकि ये आंदोलन किसी बड़े शहरी नेता ने ऊपर से शुरू नहीं किया था। इसकी चिंगारी एक पीड़ित किसान के दिल से निकली थी। ये जमीनी स्तर से उठाओ एक आंदोलन था। और गांधी जी के लिए भी ये भारत की जमीनी हकीकत को सीधे तौर पर समझने का पहला बड़ा मौका था। तो गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं और जैसे वो वहां कदम रखते हैं, अंग्रेजी हुकूमत में खलबली मच जाती है। खलबली मचना तो स्वाभाविक था। उन्हें तुरंत जिला मजिस्ट्रेट का आदेश मिलता है। क्या आदेश था? सीधा और साफ, आप फौरन ये इलाका छोड़ दीजिए। मतलब आते सीधी टक्कर? सीधी टक्कर। ये अंग्रेजों का तरीका था। वो किसी भी बगावत को सिर उठाने से पहले कुचल देना चाहते थे। उन्हें लगा कि एक सरकारी नोटिस से गांधी जी डर जाएंगे। लेकिन उन्होंने गांधी जी को समझने में गलती कर दी। बहुत बड़ी गलती। गांधी जी ने कहा, मैं आदेश का पालन नहीं कर सकता क्योंकि मैं अन्याय को देखकर चुप नहीं रह सकता। और यहीं से उस शब्द का जन्म होता है जो आगे चलकर भारत की आजादी का सबसे बड़ा हथियार बना, सत्याग्रह। हाँ, सत्याग्रह। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक रणनीति नहीं थी, ये पूरे खेल को बदलने जैसा था। सत्याग्रह था क्या असल में? स्रोत के अनुसार न कोई हिंसा, न कोई नारा, बस सच पर अडिग रहने का संकल्प। अंग्रेजों के लिए ये बिल्कुल नया था। नया कैसे? देखिए,
वो हिंसा का जवाब हिंसा से देना जानते थे। वो ताकत का सामना करने के आदी थे। लेकिन जब कोई कहता है आप गलत हैं और मैं आपकी सजा भुगतने को तैयार हूं, पर आपका अन्यायपूर्ण आदेश नहीं मानूंगा, तो आप क्या करेंगे? आप उसे मार तो सकते हैं, पर उसकी बात को झुठला नहीं सकते। बिल्कुल। गांधी जी ने लड़ाई को मैदान से हटाकर अंग्रेजों के जमीर में ला खड़ा किया, और वहां उनके हथियार बेअसर थे। इसके बाद जो हुआ वो और भी नाटकीय था। गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। हाँ, उन्हें अदालत में पेश किया गया, और स्रोत बताता है कि उस छोटे से मुकदमे पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। अदालत में माहौल कैसा रहा होगा? बहुत तनावपूर्ण। जज अपनी कुर्सी पर, सामने सरकार के वकील, और कटघरे में एक दुबला पतला इंसान जो साम्राज्य को चुनौती दे रहा था। और जज ने उनसे सवाल किया? हाँ, सीधा सवाल। क्या आप अपना जुर्म कबूल करते हैं? क्या आपने सरकार का आदेश नहीं माना? ये तो एक तरह का जाल था। हाँ या ना, दोनों में फंसने का डर निकला। उन्होंने एक छोटा सा बयान पढ़ा। और क्या कहा उस बयान में? उन्होंने कहा, मैं यहाँ कानून तोड़ने नहीं आया, बल्कि अपने जमीर की आवाज पर यहाँ के किसानों की मदद करने के कर्तव्य का पालन करने आया हूँ। और फिर उन्होंने वो ऐतिहासिक बात कही। हाँ, मेरे सामने दो कर्तव्य थे। एक, सरकार के आदेश का पालन करना, और दूसरा, उन लोगों के प्रति कर्तव्य जिनकी सेवा के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और मेरे लिए सरकार के कानून से बड़ा मानवता का कानून है। इस एक बयान ने तो पूरी बाजी ही पलट दी होगी। बिल्कुल। अदालत में सन्नाटा छा गया। जज के पास, सरकार के वकीलों के पास, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ये अंग्रेजी शासन की एक बड़ी नैतिक हार थी। तो सरकार को पीछे हटना पड़ा। पीछे हटना ही पड़ा। मुकदमा वापस ले लिया गया और गांधी जी को बिना शर्त रिहा कर दिया गया। ये शक्ति की नहीं, सिद्धांतों की जीत थी। और यहाँ से गांधी जी का असली काम शुरू होता है। रिहा होने के बाद, जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है, उन्होंने कोई बड़े भाषण नहीं दिए। नहीं, कोई जलसा नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले किसानों की बातें सुनी। और ये कोई आसान काम तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। स्रोत में जिक्र है कि गांधी जी और उनके सहयोगी, जिनमें राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी जैसे बड़े नेता भी थे, वो सब सुबह से लेकर देर रात तक, कभी आम के पेड़ के नीचे तो कभी किसी झोपड़ी में बैठकर किसानों की दर्द भरी कहानियां सुनते थे। एक एक किसान से बात करना। हाँ, उनके डर को दूर करना और फिर उनके बयान को शब्द देना, ये धैर्य और सहानुभूति की एक मिसाल थी। उन्होंने हर जुल्म का दस्तावेजीकरण किया। तो क्या बस बयान दर्ज करने से ही सरकार मान गई? ये सुनने में थोड़ा आसान लगता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। वो डरे नहीं थे, वो फंस गए थे। गांधी जी ने सिर्फ बयान नहीं लिए थे, उन्होंने एक अकाट्य दस्तावेजी सबूत तैयार किया था। हजारों सबूत? हाँ, हजारों बयान, और हर बयान पे किसान का अंगूठा या दस्तखत। अब अंग्रेज, जो खुद को कानून का हिमायती बताते थे, इन हजारों सबूतों को नजरअंदाज कैसे करते? ऐसा करने का मतलब था अपने ही न्याय के ढोंग को बेनकाब करना। सही। गांधी जी ने उन्हें भावनाओं से नहीं, तथ्यों से मात दी थी। और इन तथ्यों की ताकत के आगे सरकार को झुकना पड़ा। हाँ, उन्हें एक जांच समिति बनानी पड़ी। और इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शायद अब आता है। बिल्कुल। सरकार को उस जांच समिति में गांधी जी को ही एक सदस्य के तौर पे शामिल करना पड़ा। कमाल है, जो व्यक्ति कुछ दिन पहले तक सरकार का मुजरिम था, अब वो उसी सरकार की बनाई समिति में बैठकर उन अधिकारियों से सवाल कर रहा था जिन्होंने उसे गिरफ्तार किया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी। इस समिति की रिपोर्ट के बाद जो नतीजा निकला, वो चंपारण के किसानों के लिए एक नई सुबह लेकर आया। हाँ, आखिरकार वो सदी पुरानी अमानवीय 3 कठिया प्रथा समाप्त हुई। किसानों को राहत मिली। लेकिन चंपारण की जीत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। इसका असर बहुत गहरा था। बहुत गहरा। जैसा कि श्रोध में एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है, भारत को मिला एक नया रास्ता जहां लड़ाई हथियार से नहीं, आत्मा से लड़ी जाती है। ये चंपारण की सबसे बड़ी विरासत है। बिल्कुल। इसने पूरे देश को संघर्ष का एक नया तरीका सिखाया, अहिंसक प्रतिरोध। और इसने गांधी जी को भी बदल दिया। यहीं से वो बापू बनने की राह पर चले, है ना? हाँ, चंपारण ने गांधी जी को सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहने दिया, वो जनता की आवाज बन गए। लोगों ने देखा कि ये कोई बाहर से आया महापुरुष नहीं है। श्रोत भी इसी बात पर जोर देता है। गांधी जी कोई महापुरुष बनकर नहीं आए थे, वो हम जैसे इंसान थे जो अन्याय के सामने झुकते नहीं थे। और यही बात उन्हें आम लोगों से जोड़ती थी। उन्होंने दिखाया कि साधारण लोग भी अगर सच के साथ खड़े हो जाएं, तो बड़ी से बड़ी ताकत को झुका सकते हैं। सही कहा। चंपारण ने सिर्फ एक प्रथा खत्म नहीं की, बल्कि लोगों के मन से अंग्रेजों का डर खत्म कर दिया। तो चंपारण सिर्फ बिहार का एक जिला नहीं रहा। नहीं, वो भारत की आजादी की चेतना का पहला पड़ाव बन गया। ये वो प्रयोगशाला थी जहां सत्याग्रह का सफल प्रयोग हुआ, और फिर यही हथियार पूरे देश की आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा औजार बना।
दांडी मार्च हो या भारत छोड़ो आंदोलन, उन सब की नींव चंपारण में ही रखी गई थी। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कह सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह सिर्फ किसानों की एक लड़ाई नहीं थी। एग्जैक्टली। ये भारत में गांधी जी का पहला बड़ा और सफल प्रयोग था। हाँ, जिसने ये साबित कर दिया कि एक संगठित, अहिंसक और सत्य पर आधारित आंदोलन एक विशाल साम्राज्य को भी चुनौती दे सकता है और उसे झुकने पर मजबूर कर सकता है। ये सिर्फ किसानों की जीत नहीं थी, ये भारत की आत्मा की जीत थी। और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न भी उठता है जो स्रोत की भावना से ही प्रेरित है। स्रोत इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे एक अकेले दृढ़ निश्चयी व्यक्ति राजकुमार शुक्ल ने मदद मांगकर इस विशाल परिवर्तन की शुरुआत की। उन्होंने हार नहीं मानी। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में जहां हम बड़े आंदोलनों और सामूहिक आवाजों की बात करते हैं, वहां न्याय के लिए एक अकेले